फर्ज कीजिए एक लगभग 21 माइल चौड़ी समुद्री पट्टी है और वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में अचानक से ब्लॉक हो जाए। हाँ। और उसका डायरेक्ट नतीजा ये हो कि यहाँ इंडिया में लोकल सब्जी मंडी में हर चीज के दाम रातों रात दुगने हो जाएं। राइट, बिल्कुल। तो आइए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव में हम 2026 के जो ईरान इजराइल टेंशन्स हैं उनको सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन की तरह नहीं देखने वाले। हाँ, इसको एक लाइव केस स्टडी की तरह अनपैक करना जरूरी है। एग्जैक्टली खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स और हमारे आम श्रोताओं दोनों के लिए। हम आज कुछ जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल एनालिसिस और 2026 के बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को बेस बनाकर चलेंगे। और हमारा मकसद बहुत क्लियर है, इन कॉम्प्लेक्स भू राजनीतिक मुद्दों को यानी जियोपॉलिटिक्स को एक अंडर ग्रेजुएट लेवल तक सरल बनाना, बिना किसी पक्ष का समर्थन किए। हम बस सोर्सेज में जो है वही निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। सही कहा, क्योंकि ये एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट है जहां मिडल ईस्ट का एक छोटा सा नैरो चोक पॉइंट सीधे हमारी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिक्टेट कर रहा है। और इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल वेब को समझने के लिए हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो क्लियर करती हैं कि ये सब अचानक से नहीं हुआ है। राइट। आज जो मैरिटाइम स्ट्राइक्स और परमाणु हथियारों की डिस्कशंस हम देख रहे हैं उसकी फाउंडेशन डेकेड्स पहले रखी गई थी। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सीमा पर लड़ी जाने वाली डायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस तक लिमिटेड नहीं है। तो कहाँ लड़ी जा रही है ये डिप्लोमेसी, एनर्जी रिसोर्सेज, रिलीजन और मैरिटाइम ज्योग्राफी के इंटरसेक्शंस पर लड़ी जा रही है। तो शुरू यहाँ से करते हैं, क्योंकि एक नया इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट तो सबसे पहले यही सोचेगा ना कि ईरान और इजराइल के बॉर्डर्स तो आपस में मिलते ही नहीं है। सही बात है। बीच में हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। एग्जैक्टली। उनके बीच में कोई डायरेक्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। तो फिर ये जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट वाली दुश्मनी है ये आई कहाँ से? अगर हम अतीत में जाएं तो 1979 से पहले दोनों देशों के बीच रिलेशंस काफी नॉर्मल और स्ट्रांग थे। बिल्कुल। प्रोजेक्ट फ्लावर जैसी जॉइंट मिलिट्री कोलैबोरेशंस चल रही थी। इजराइल को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऑयल मिल रहा था और ईरान को वेपन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन ने रीजन का पूरा स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर ही परमानेंटली पलट दिया। वेट, पूरा आर्किटेक्चर सिर्फ एक रेवोल्यूशन से? हाँ, क्योंकि एक नए इस्लामिक रिपब्लिक का आना हुआ वहाँ, जिसकी स्टेट आइडियोलॉजी का कोर पिलर ही इजराइल को एक वैध राज्य यानी लेजिटिमेट स्टेट मानने से इनकार करना था। वाह। जो एक ट्रांजैक्शनल प्रैक्टिकल अलायंस था पहले, वो ओवरनाइट एक एब्सोल्यूट जीरो सम गेम बन गया। पूरा डिप्लोमेटिक स्पेस वहीं खत्म हो गया। जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज थी, चाहे वो एनर्जी पाइपलाइंस हों या ब्रॉडर रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, वो सब फ्रीज हो गईं। क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस का बेसिक प्रेमिस ही खत्म हो गया था। एग्जैक्टली। एक दूसरे से बात करने का कोई ग्राउंड ही नहीं बचा। लेकिन एक बेसिक सवाल उठता है यहाँ, अगर इतनी दुश्मनी है तो दोनों डायरेक्टली वॉर क्यों नहीं लड़ते? बॉर्डर डिस्प्यूट्स ना होने के बावजूद पिछले 40 साल से उन्होंने एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली एंगेज रखा है। इसका आंसर प्रॉक्सी वॉरफेयर के मॉडल में छिपा है ना। ये उन दो पड़ोसियों की तरह है जो कभी आमने सामने नहीं आते लेकिन पूरी सोसाइटी में एक दूसरे के खिलाफ खेमेबाजी करते हैं। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। ईरान ने पैलेस्टाइन के प्रति समर्थन दिखाते हुए हमास और हिजबुल्लाह जैसे आर्म्ड फैक्शंस को फंड, ट्रेन और इक्विप किया। ये मैकेनिज्म्स स्ट्रैटेजिक डेप्थ क्रिएट करने का बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है। मतलब बिना अपनी रेगुलर आर्मी को भेजे? बिल्कुल। आप अपने दुश्मन के बॉर्डर्स पर एक कांस्टेंट लो लेवल प्रेशर मेंटेन करते हैं बिना अपनी रेगुलर आर्मी को एक्सपोज किए। इससे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मिलती है। और इस आइडियोलॉजी की लड़ाई ने प्रैक्टिकली पूरे मिडिल ईस्ट को स्ट्रक्चरली अनस्टेबल बना दिया है। सही बात है। डायरेक्ट वॉर्स जनरली एक डिसाइसिव एंड पर आती हैं, ट्रीटी साइन होती हैं, बॉर्डर्स रीड्रॉ होते हैं। लेकिन जब लड़ाई एसिमेट्रिक होती है, एक कन्वेंशनल स्टेट मिलिट्री और दूसरी तरफ हाईली ट्रेन्ड मिलिशिया ग्रुप्स के बीच, तो वॉर का कोई क्लियर एंड नहीं होता। राइट, वो चलती रहती है। हाँ, ये एक परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। प्रॉक्सी वॉर्स ने रीजनल डिप्लोमेसी को डेड एंड पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स को डिप्लोमेटिक टेबल पर लाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर अपने आप में बहुत डिस्टेबलाइजिंग है। लेकिन ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट एक ग्लोबल नाइटमेयर तब बनता है जब इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का डर जुड़ जाता है। बिल्कुल। परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार के बीच की जो लाइन है वो बहुत थिन होती है।
अगर हम दोनों साइड के व्यू पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिवली देखें तो ईरान का ऑफिशियल स्टैंस कंसिस्टेंटली यही रहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम स्ट्रिक्टली पीसफुल एनर्जी जनरेशन और मेडिकल रिसर्च के लिए है। राइट। लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेस है। एक लिमिट के बाद सिविलियन ग्रेड और वेपन्स ग्रेड मटेरियल में जंप करना टेक्निकली बहुत फास्ट हो जाता है। वही जो ब्रेकआउट टाइम है, यानी कितनी जल्दी पीसफुल यूरेनियम को बॉम्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये यूएस और इजराइल के लिए अल्टीमेट रेड लाइन है। अच्छा। उनके पर्सपेक्टिव से सिविलियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सिर्फ एक कवर है एक सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री एम्बिशन के लिए। इजराइल के डिफेंस डॉक्ट्रिन में एक न्यूक्लियर आर्म्ड एडवर्सरी उनके सर्वाइवल पर सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो वो इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स को जस्टिफाई करते हैं। हाँ, वो इसे एक लेजिटिमेट डिफेंसिव मैकेनिज्म मानते हैं। और इस थ्रेट परसेप्शन को मैनेज करने के लिए ही 2015 में JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील लाई गई थी। आइडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि ईरान अपने एनरिचमेंट फैसिलिटीज पर फिजिकल कैप्स लगाएगा, इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस अलाउ करेगा और बदले में उस पर से क्रिपलिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए जाएंगे। लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट्स का उस डील से यूनिलैटरल पुल आउट उसने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ एक एग्रीमेंट का कैंसिल होना नहीं था, उसने बेसिक ट्रस्ट ही डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्जैक्टली। जब ट्रीटीज इतनी इजीली डिस्कार्ड हो जाती हैं तो फ्यूचर में डिप्लोमेसी या पीस टॉक्स के लिए कोई बेसलाइन ही नहीं बचती। उस डिप्लोमेटिक फेलियर का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि ट्रस्ट डेफिसिट परमानेंट हो गया। और अब यहाँ यूएस के ब्रॉडर रोल को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इस रीजन में कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं है, वो इजराइल की डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का एक वाइटल आर्किटेक्ट है। राइट। यूएस मिलिट्री एड जिसमें एडवांस प्लेटफॉर्म्स लाइक F-35 फाइटर जेट्स और आयरन डोम इंटरसेप्टर्स के लिए बिलियंस की फंडिंग शामिल है, ये इजराइल को एक क्वालिटेटिव मिलिट्री एज गारंटी करती है। इस एज के बिना मल्टीपल फ्रंट्स पर एक साथ डिफेंड करना इजराइल के लिए बहुत डिफिकल्ट होता। तो यहाँ मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक स्पेसिफिक पुशबैक। अगर आज अमेरिका स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करे कि वो अपना मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कवर कंप्लीटली पुल बैक कर लेगा, तो क्या इजराइल का डिफेंस स्ट्रक्चर तुरंत ढाई जाएगा? देखिए, कंप्लीटली कोलैप्स होना शायद एक एग्जैजरेशन होगा, क्योंकि इजराइल की इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्लोबली बहुत कॉम्पिटिटिव है। सही है। लेकिन उनकी मिलिट्री सस्टेनेबिलिटी ड्रास्टिकली कम जरूर हो जाएगी। आयरन डोम इंटरसेप्टर्स एक्सपेंसिव है और बिना यूएस फंडिंग के एक सस्टेन्ड अट्रिशन वॉर लड़ना इकोनॉमी को बैंकरप्ट कर सकता है। उन्हें अपना पूरा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन रीराइट करना पड़ेगा। राइट। हालांकि आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइल्स के इंटरसेप्ट होने तक सीमित नहीं है। साइबर अटैक्स, कोवर्ट स्ट्राइक्स और सैंक्शंस अब नए हथियार बन गए हैं। स्ट्रक्सनेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां मैलवेयर ने ईरान के फिजिकल सेंट्रीफ्यूजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था बिना एक भी F-16 उड़ाए। आज अमेरिका का मुख्य मकसद ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना और ऑयल सप्लाई को स्टेबल रखना है। यहाँ आकर मुद्दा और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि डिप्लोमेसी और साइबर स्पेस में जो वॉर लड़ी जा रही थी वो 2026 में फिजिकल मैरिटाइम स्पेस में स्पिल ओवर हो चुकी है। बिल्कुल। डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स ने नई रेड लाइंस क्रॉस की हैं। 2026 के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि यूएस और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पर स्ट्राइक्स किए और ईरान ने मैसिव ड्रोन और मिसाइल बराजित से पलटवार किया। और इस एस्केलेशन का सबसे डेंजरस चोक पॉइंट लैंड पर नहीं, समुंदर में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मैरिटाइम बॉटलनेक है जो रफली 21 माइल्स वाइड है। बस 21 माइल्स? हाँ, और ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन का लगभग 20% हिस्सा इसी नैरो चैनल से गुजरता है। जब दोनों साइड्स के बीच मैरिटाइम डोमेन में एस्केलेशन होता है तो ये सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करता, ये कमर्शियल शिपिंग को वॉर जोन में ड्रैग कर लेता है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर यहाँ इवन पार्शियल ब्लॉकेजेस आते हैं तो दुनिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस फेस करेगी। ये वैसा ही है जैसे किसी शहर का मेन हाईवे ब्लॉक हो जाए। बहुत सही एग्जाम्पल है। जैसे हाईवे रुकने से पूरे शहर का राशन, लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमी रुक जाती है, वैसे ही यहाँ ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर असर किए जा रहे हैं। और यही ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट को एक नया वेपनाइज्ड रूप देती है। सप्लाई चेन्स पनप रहे, मैरिटाइम कॉन्फ्लिक्ट्स के आगे बहुत बेबस और फ्रैजाइल हैं। ऑयल टैंकर्स आसानी से ऑल्टरनेट रूट्स क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि पाइपलाइन कैपेसिटी उतनी है ही नहीं कि डेली मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल को रीरूट किया जा सके।
राइट। और जैसे ही मैरिटाइम टेंशन बढ़ती है, इंश्योरेंस बॉडीज वॉर रिस्क प्रीमियम्स को इतना हाइक कर देती हैं कि ग्लोबल शिपिंग वर्चुअली पैरालाइज हो जाती है। अगर शिप्स एक हफ्ते के लिए भी हॉल्ट पर चले जाएं, तो ग्लोबल रिफाइनरीज एम्प्टी होने लगती हैं। तो इस सब का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है, खास करके हमारे लिए? ये विषय सिर्फ यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए कोई आईआर का मुद्दा नहीं है, बल्कि आम नागरिक के घर के बजट से जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। इंडिया अपनी जरूरत का नियरली 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर हॉर्मुज ब्लॉक होता है और क्रूड ऑयल 150 या $200 पर बैरल क्रॉस कर जाता है, तो उस फ्यूल शॉक का असर सीधे भारत पर पड़ेगा। सही बात है। इंडियन पेट्रोल पंप्स पर प्राइसेस इजीली 200 रुपीस प्रति लीटर हिट कर सकते हैं। और जब फ्यूल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ती हैं, तो सब्जियां, अनाज, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, हर बेसिक नेसेसिटी महंगी हो जाती है। एक ऐसी महंगाई आएगी जो इंडियन मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर को कंप्लीटली वाइप आउट कर सकती है। ओ बाप रे, ये तो सिर्फ आर्थिक असर हुआ। हाँ, आर्थिक दृष्टि से एक ग्लोबल वॉल जैसी स्थिति किसी भी विकासशील देश के ट्रेड रूट्स और इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज भी है। आप प्रवासी भारतीयों की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। मिडिल ईस्ट रीजन में लाखों भारतीय प्रवासी, करीब 8 से 9 मिलियन इंडियन एक्सपैट्रिएट वर्कर्स रहते हैं। ये डायस्पोरा सिर्फ वहाँ काम नहीं कर रहा, इनकी भेजी गई रेमिटेंसेस इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मेजर रोल प्ले करती हैं। राइट। और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाएगी? बिल्कुल। अगर वहाँ फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर होता है, तो एक एक्टिव वॉर जोन से जहाँ एयर स्पेस क्लोज्ड हो और पोर्ट्स ब्लॉक्ड हों, इतने लाखों लोगों को इवैक्यूएट करना एक ऐसी लॉजिस्टिकल चुनौती होगी जो शायद हिस्ट्री में कभी टेस्ट नहीं हुई है। इन सभी खतरों और ओवरलैपिंग वेरिएबल्स को देखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। हमारे सोर्सेज इन टेंशंस को 4 फ्यूचर सिनेरियोज में आउटलाइन करते हैं। हाँ, पहला सिनेरियो है लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहना। ये सबसे ज्यादा संभावना वाला सिनेरियो है। इसमें कोवर्ट स्ट्राइक्स, साइबर अटैक्स और डिप्लोमेसी चलती रहेगी, लेकिन दोनों साइड्स एग्जिस्टेंशियली खतरनाक मूव्स अवॉइड करेंगी। यानी स्टेटस क्वो मेंटेन रहेगा, थोड़े बहुत झगड़े के साथ। राइट। फिर आता है दूसरा सिनेरियो जो सबसे खतरनाक है, न्यूक्लियर एस्केलेशन। अगर रेड लाइंस मिस इंटरप्रेट होती हैं, तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जो एक बड़े युद्ध को जन्म देगा। और तीसरा सिनेरियो वही बड़ा युद्ध है, फुल रीजनल वॉर, जहां ईरान, इजराइल, यूएस और सभी प्रॉक्सीज का सीधा युद्ध शुरू हो जाए। इस तीसरे सिनेरियो में एक ग्लोबल वॉर यानी वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल हो जाती है ना? बिल्कुल। जब बड़े देशों के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स आपस में टकराते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक आइसोलेटेड नहीं रह सकता, दुनिया भर की आग में बदल सकता है ये। और चौथा सिनेरियो है डिप्लोमैटिक सेटलमेंट, यानी डिप्लोमेसी द्वारा समाधान। लेकिन यहां मैं एक आलोचना करना चाहूंगा। जब पिछली सारी नेगोशिएशंस नाकाम हो चुकी हैं, JCPOA फेल हो चुका है, तो क्या ये सिनेरियो 4 उम्मीद से ज्यादा एक भ्रम यानी इल्यूजन नहीं है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है कि डिप्लोमेसी अभी बेहद नाजुक स्थिति में है। राइट। हाल ही की डिप्लोमैटिक फेलियर्स के कारण पीस टॉक्स और सीज फायर की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। जब ट्रस्ट एग्जैक्टली जीरो हो और कम्युनिकेशन चैनल्स ब्रोकन हो, तो एक रेडार ग्लिच या ड्रोन स्ट्राइक जो गलत टारगेट हिट कर दे, उसे फुल स्केल एक्ट ऑफ वॉर समझ लिया जाता है। डिप्लोमेसी फेल होना ही परमाणु एस्केलेशन का सबसे बड़ा रिस्क बनाता है। अगर हम इस केस स्टडी और इस पूरी गहन चर्चा का सार निकालें, तो सेंट्रल टेकअवे ये है कि आधुनिक इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्कुल नया आकार ले चुके हैं। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और इंफॉर्मेशन के जरिए लड़े जाते हैं। बिल्कुल। और ये दोहराना जरूरी है कि इस डीप डाइव में हमारा मकसद किसी पक्ष की विचारधारा को सही या गलत ठहराना नहीं था। हमने सिर्फ सोर्सेज में दी गई बातों को एक निष्पक्ष आकलन के रूप में प्रस्तुत किया है। एग्जैक्टली। और अंत में श्रोताओं को सोचने के लिए एक आखिरी मुद्दा देते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के शेयर मार्केट और पेट्रोल पंप्स को कंट्रोल करता है, तो क्या आज के समय में किसी भी देश की आर्थिक आज़ादी सच में आज़ाद है, या हम सब आखिर में जियोपॉलिटिक्स के गुलाम हैं? इस विचार के साथ इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।